हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडी स्पोर्टर। साथियों, आज का जो सेशन है वो हमारी लगातार जो योजनाओं वाली सीरीज चल रही थी उससे थोड़ा सा अलग है, हटकर है। ऐसा कोई वीडियो बनाने का इस समय, एटलीस्ट इस समय जब आपकी एग्जाम एकदम सर पर है, मतलब ये मान के चलिए मुश्किल से आपके पास में 20 दिन है, तो ऐसे समय में मैं ये चाहता हूँ कि, और मेरा ये मानना है कि जो स्टूडेंट है, जो अभ्यर्थी है, उसकी खुद की जो रणनीतियाँ हैं, जो खुद ने उसने स्ट्रेटजी बनाई है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको चलना चाहिए। फिर भी कई लोगों के लगातार मैसेज आ रहे थे, कुछ साथी बहुत अच्छी तैयारी कर भी रहे हैं, परंतु उनको डाउट था करंट अफेयर के रिगार्डिंग, या फिर कुछ ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज में स्कोर उनका नहीं बन रहा है, या फिर इस समय जब आपके पास में 20 ही दिन बचे तो आपको टेस्ट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। अंतिम समय में आप कैसे खुद को और अपने दिमाग को स्थिर रखें, और क्या लास्ट समय पर रणनीति रहनी चाहिए ताकि आप जो वो इस एग्जाम के अंदर सिलेक्शन के क्राइटेरिया में शामिल हो सको। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जितना हो सकेगा मैं शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा, और विद प्रूफ और विद तथ्यों के साथ में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर के रिगार्डिंग। सबसे ज़्यादा जो डाउट आ रहे हैं वो करंट अफेयर के ही आ रहे हैं। तो करंट अफेयर को मैं आपको बताऊं कि आपकी जो एग्जाम है वो 23 मार्च को होने जा रही है। इसमें कुछ नया नहीं है, वो सब आपको भी पता है। जनरली ये देखा गया है कि जब आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जब मार्च महीने में एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है तो स्टूडेंट्स का ये कॉमन डाउट रहता है कि सर बजट पहले वाला पढ़े या अब वाला पढ़े। ठीक है, आर्थिक समीक्षा जब नहीं आ गई है 19 फरवरी को, तो सर हम पहले वाला कंटिन्यू करें या फिर अब वाला करें। इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने बताया आपको कि जनरली जब मार्च महीने में एग्जाम करवाई जाती है उस समय ऐसा देखा गया है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पुराने डाटा से ही पूछे जाते हैं, परंतु जब हमने एनालिसिस कर ही रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम बताएं कि लेटेस्ट पैटर्न क्या रहा है। जब से नए सचिव साहब, मेहता साहब आरपीएससी में हैं, उसके बाद में एक पैटर्न देखने को मिला। चाहे हम बात करें संस्कृत विभाग की फर्स्ट और सेकंड ग्रेड एग्जाम 2024 में हमने देखी, अभी लेटेस्ट हमने आरएस प्री का एग्जाम देखा था। ठीक है, आरएस प्री का हमने एग्जाम देखा, और इसके साथ साथ में ही हमने जब सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन का एग्जाम देखा, और ये क्वेश्चन आपको भी देखने चाहिए। मैंने जब इनका एनालिसिस किया तो एक चीज सामने आई है निकल के कि अभी हाल फिलहाल में करंट के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन 20 दिन के आसपास में पूछे जा रहे हैं। मतलब अगर आपकी एग्जाम 23 मार्च को है तो आपका जो करंट अफेयर कवर किया जा रहा है वो 28 फरवरी तक का हम मान के चलते हैं कि 28 फरवरी तक, मतलब एग्जाम से 20 से 25 दिन पहले तक का करंट अफेयर जो है वो एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसी अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए 23 मार्च को जब हमारी एग्जाम है ईओआरओ की, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो सिलेबस है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पहले हम बात करेंगे पार्ट बी के बारे में। तो पार्ट बी में अगर हम बात करें कि करंट के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें जो है वो अपडेट हो सकती हैं। देखो, एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है जो अपडेट होने लायक है। कोई नोटिफिकेशन अभी मैंने पूरा ये वीडियो बनाने से पहले, देखो ये वीडियो मैं बनाने के लिए नहीं बना रहा हूं, और दूसरी बात, मेरे को इससे मतलब कोई सेल आउट नहीं करना है, ना तो मेरे को कोई टेस्ट सीरीज बेचनी है, ना ही कोई कोर्स बेचना है अब। ठीक है, तो ये मान के चलिए पूर्णतः निष्पक्ष होकर मैं आपके साथ में बात कर रहा हूँ। एज ए कैंडिडेट मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं कैंडिडेट होता, अगर मैं इस एग्जाम को देता तो मैं क्या करता। ठीक है, तो मैंने पूरी साइट खंगाली है, जो स्वायत्त शासन विभाग है, मतलब जो स्थानीय निकाय की जो साइट है, उसमें मैंने देखा है कि कोई भी एक्ट से संबंधित अभी तक कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें नियमों का तो इनमें भी नहीं है, नियम और चेंज हुए हैं, परंतु जो हमारे सिलेबस में 3 नियम दिए गए हैं, चाहे कार्य संचालन से संबंधित है, चाहे समितियों के कार्य शक्तियों कर्तव्यों से संबंधित है, या फिर हम तीसरे नियम जो क्रय विक्रय और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड का जो रूल है, उनमें तीनों में कोई चेंज अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जो आपको देखना ही नहीं है, जो आपने स्टैटिक जीके के रूप में पढ़ा है वो पढ़ लिया। एक्ट में हो सकता है जो पिछली बार हमें क्वेश्चन देखने को मिला उसके हिसाब से आपको नगरीय निकाय की संख्या के बारे में पूछ सकता है, चाहे वो नगर निगम हो गया, ठीक है, या फिर हो सकता है नगर परिषद की संख्या पूछ ले, या फिर नगर पालिका की संख्या पूछ ले। तो ये जो संख्याएं हैं, लेटेस्ट जो संख्या है जो दिसंबर 2024 तक की है, क्योंकि इसके बाद में कोई भी नगरीय निकाय अभी तक स्ट्रक्चर बना नहीं है नया, तो दिसंबर 2024 तक लास्ट में जो नोटिफिकेशन आया था वो भीलवाड़ा और पाली का नगर निकाय बनाने का आया था, नगर निगम बनाने का आया था। और इसके बाद में आपके नगर निगम की जो संख्या है कुल
वो 13 हो गई थी। पहले 11 ऑलरेडी काम कर रहे थे और इन दोनों को, भीलवाड़ा और पाली को बनाने के बाद में अब वर्तमान में नगर निगम की जो संख्या है वो 13 हो गई है। तो ये जो संख्या है वो हमने कल के सेशन में डिस्कस कर लिया था। जो साथी कल का सेशन नहीं देख पाए हैं वो एक बार देख सकते हैं, बहुत डिटेल से मैंने उसको डिस्कस किया है और संख्याएं भी हमने वहां पे साथ में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई एग्जाम में ऐसा पूछा भी गया है, तो लेटेस्ट ये क्वेश्चन बन सकता है जो करंट अफेयर के रिगार्डिंग इफेक्ट कर सकता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे योजनाओं की। देखो योजनाओं में क्वेश्चन जो है वो बहुत, मतलब प्रोबेबिलिटी जो प्राथमिकता है वो योजनाओं में करंट अफेयर की ज्यादा है। कैसे? अगर हम बात करें क्रेडिट कार्ड योजना की, आपके जो टोटल सिलेबस में योजनाएं लगती है वो लगती हैं 8, जिसमें से 3 तो है स्टेट गवर्नमेंट की और 5 जो है वो केंद्र सरकार की हैं। उसमें से अगर हम बात करें क्रेडिट कार्ड योजना की या फिर हम बात करें इंदिरा रसोई योजना की, तो दोनों ही चेंज हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो आपने जितने भी सोर्सेज से पढ़ी है वहां पे आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा कि इसको जो है वो अब ऑलमोस्ट बंद कर दिया गया है। परंतु वर्तमान सरकार ने, भजनलाल सरकार ने इसमें क्या किया है कि दिसंबर 2024 के अंदर 15 दिसंबर के आसपास जब वार्षिक सम्मेलन हो रहा था, सरकार की 1 साल की वर्षगांठ थी, 1 साल की एनिवर्सरी थी, उस समय भजनलाल सरकार ने क्रेडिट कार्ड जैसी समानांतर एक योजना का उद्घाटन किया जिसका नाम है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। केंद्र सरकार के स्तर पर तो चल रही है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और स्टेट लेवल पे चल रही है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। तो क्रेडिट कार्ड में जहां आपको 50,000 रुपए का ऋण मिल रहा था, अब वो ऋण जो है उसको बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दिया है, जिसमें ना तो गारंटी लगती है, ना कोई प्रोसेस शुल्क लगता है, ना ही कोई स्टाम्प का आपको पे करना पड़ता है। तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। इसी प्रकार अगर हम बात करें इंदिरा रसोई की, तो इंदिरा रसोई में पहले टाइम क्या था, अब जब उसका नाम श्री अन्नपूर्णा योजना कर दिया है तब उसके मेन्यू में क्या चेंज आया है, थालियों की संख्या में क्या चेंज आया है, वो सब चीजें हमने करंट के साथ में खूब, मतलब 19 फरवरी को जब माननीय वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा बजट और आर्थिक समीक्षा डिस्कस की गई थी या फिर प्रस्तुत की गई थी, तो उन सभी डाटाओं को शामिल कर लिया है। अब चाहे क्वेश्चन पुराने डाटा से आए चाहे नए डाटा से आए, आपको केवल एक पीडीएफ अवेलेबल कराई है, उसके अलावा आपको कुछ अपडेट नहीं करना है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं करना है। ठीक है, वहां से ही क्वेश्चन आएंगे। इतना अनुभव आप ये विश्वास मान के चलिए कि मेरे ऊपर। ठीक है, तो योजनाओं से संबंधित आ गए। अब ये योजनाएं मिलेंगे कहाँ के? योजनाओं के जो वीडियो हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और 3 योजनाएं आप पहले से देख सकते हो, उनके नीचे फीडबैक देख सकते हो। जो बच्चे 2-2, 3-3 प्लेटफॉर्म से पेड कोर्स में पढ़ रहे हैं, बावजूद उनको यहाँ पे आके वैल्यू एडिशन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस लेवल का कंटेंट है और जब आप खुद देखोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, अभी तक आपने अगर उन पीडीएफ को नहीं पढ़ा है या फिर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हो, तो टेलीग्राम पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो तीनों एकदम सिस्टमेटिक करीने से सजाई हुई आपको पीडीएफ मिलेंगी। तो वहां से आप उसको प्रिंट आउट लो और अच्छे तरीके से देख लो। आने वाले 1-2 दिन में आपको जो 5 शेष बची हुई योजनाएं हैं वो भी अपडेट की हुई मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं पार्ट ए की। तो पार्ट ए के अंदर जब सबसे पहले हमारा पोर्शन आता है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली का। इसमें अपडेट करने जैसा 2 ही पोर्शन बचते हैं मेरे हिसाब से, जितना मैंने एनालिसिस किया है। चाहे अगर हम बात करें आरपीएससी के पेपर की, चाहे अधीनस्थ बोर्ड पेपर की, और साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम है उनके बारे में भी हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित डिस्कस करेंगे। देखो आपको एक बात बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 चीजें जो है वो करंट के रूप में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली जो चीज है वो अपॉइंटमेंट की, मतलब नियुक्तियों की। जैसा हमें एक तो आरएस प्री की, अगर आप लेटेस्ट पेपर की बात करें तो आरएस प्री के अंदर हमें हाई कोर्ट के जजों के बारे में पूछा गया था और उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछा गया कि रजिस्ट्रार की जो अपॉइंटमेंट हुई थी जब उन्होंने कार्यभार संभाला प्रेमचंद ने, तो उस समय डेट की पूछ ली थी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा गया था राज्यपाल से संबंधित। तो अपॉइंटमेंट वाला जो पोर्शन है ये आपका रेगुलर जो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, किसी मैगजीन को फॉलो कर रहे हो, तो वहां से एक नियुक्तियों का कॉलम अलग से आता है। और अगर आप कोई चैनल फॉलो करते हो वीडियो, तो वहां पे नियुक्तियों से संबंधित एक अलग पोर्शन आपके साथ में डिस्कस किया जाता है। तो ये चीजें वहां से डिस्कस हो जाएंगी, बशर्ते ऑथेंटिक सोर्स हो, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म हो। तो ये क्वेश्चन आपका वहां से कवर हो जाने वाला है। एक क्वेश्चन जो लेटेस्ट पैटर्न में हमें देखने को मिल रहा है, अगर मैं बात करूं यूपीएससी के एक जियोलॉजिस्ट का पेपर हुआ है अभी, यूपीएससी जियोलॉजिस्ट का। ये पेपर आपको साथ में देखने चाहिए अगर आप एज ए एस्पिरेंट सीरियस कैंडिडेट काम कर रहे हो, या फिर आपका एक मेंटोर ऐसा होना चाहिए जो आपको ये चीजें जो है वो समय पे बता सके। देखो मेहनत तो सभी लोग कर रहे हैं, इस एग्जाम में 2 से 2.5 लाख
जो कैंडिडेट है वो अपीयर होंगे, मेरा अनुमान ये है इस अब की बार। तो पोस्ट तो टोटल 111 है ना, और आपकी कैटेगरी के हिसाब से देखें तो और कम हो जाएंगी। सिलेक्शन तो 111 का ही होगा टोटल, कैटेगरी सभी कैटेगरी को मिला ले तो वो 111 लोग क्या अलग कर रहे हैं, वो चीजें आपको डिफरेंस क्रिएट करती हैं। तो यूपीएससी में अभी एक पेपर हुआ था जियोलॉजिस्ट का, वहां पे आप अभी जो यूपीएससी जो है वो स्टैटिक के साथ में करंट जीके को कोरिलेट करती है, और हाल फिलहाल में आरपीएससी जो है वो पूर्णतः यूपीएससी का पैटर्न फॉलो कर रही है, चाहे वो एग्जाम की रिगार्डिंग हो, चाहे वो पेपर सेटिंग की रिगार्डिंग हो, या फिर आंसर और रिजल्ट की रिगार्डिंग हो। तो वहां पे ये देखा गया कि संवैधानिक संशोधन जो है, अभी महिला आरक्षण को लेकर जो संविधान संशोधन किया गया था उसके बारे में दो एग्जाम, एक तो जियोलॉजिस्ट में एक एग्जाम हो रहा है, मेरे दिमाग में नहीं आ रही अभी, तो उस एग्जाम में दोनों में पूछा गया। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा गया जियोलॉजिस्ट में कि जो आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है वो किस किस कैटेगरी में दिया जा रहा है, किस हिसाब से दिया जा रहा है। तो आप सभी को पता है कि महिलाओं को जो आरक्षण दिया जा रहा है उसमें एक तो राज्यसभा के अंदर, प्लस एक जो पुदुचेरी वाला जो विधानसभा है उसके अंदर रिजर्वेशन महिलाओं को नहीं मिल रहा है। ये स्टेटमेंट के अंदर पूछा गया था जियोलॉजिस्ट में। अभी देख सकते हो ज्यादा समय नहीं हुआ, 1 से 1.5 महीना हुआ है उस एग्जाम के पेपर को। और जो दूसरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें इसी क्वेश्चन को ए, बी और सी, मतलब जो नॉर्मल अपने विकल्प आते हैं उस फॉर्म में पूछा गया था कि कहां पे नहीं दिया गया। ठीक है, और जो जियोलॉजिस्ट की यूपीएससी की एग्जाम थी उसमें स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन मेरे को ये लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ही बनती है। अभी एक दो जो अमेंडमेंट और भी प्रोसेस में है, जैसे अगर हम बात करें 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला है, तो ऐसे जो टॉपिक हैं वो आपको करंट के रिकॉर्डिंग जो है कवर कर लेने हैं, क्योंकि अब 1 नेशन 1 इलेक्शन कमेटी के बारे में पूछा जा सकता है। अभी हाल में ज्वाइंट कमेटी बनाई गई है, जब संसद में ये पेश किया गया उसके बाद में ज्वाइंट कमेटी बनाई गई है। मैंने आपको करंट में जब डिस्कस किया था पीडीएफ के माध्यम से, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि उस ज्वाइंट कमेटी के, संयुक्त कमेटी के अध्यक्ष कौन है, बीजेपी के सांसद है। ये आपको मैं याद दिला देता हूं, कमेंट में अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो आप निश्चित रूप से उसका नाम लिखोगे। तो मेरे हिसाब से ये दो चीजें हैं, एक तो मतलब संवैधानिक संशोधन के रिगार्डिंग हो सकता है, और एक नियुक्तियों से संबंधित करंट के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान इतिहास के अंदर मैं आपको बताऊं कोई चेंज नहीं होगा, कला और संस्कृति में कोई चेंज नहीं होने वाला। अगर आप बात करें जिलों की संख्या के बारे में, तो जिलों की संख्या 33 के अकॉर्डिंग ही आपको अभी पढ़ना है। साथ ही साथ आपको दोनों जो कमेटियां हैं उनकी रिपोर्ट के बारे में भी पढ़ लेना है कि कैसे कैसे उन्होंने चेंज किए, कौन से जिले जो पहले नए बने थे उनको हटा दिया गया। तो जो सबसे पहली कमेटी थी वो राम लुबाया कमेटी थी, और अभी जो ललित पवार इनकी कमेटी की क्या रिपोर्ट आई, और जो ये करंट का डाटा है ये आपको पढ़ना है। जिलों में कोई चेंज नहीं करना है। अभी जितनी भी एग्जाम हुई है आरएस परी तक की, या फिर हम बात करें उसके बाद में सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की एग्जाम हुई है, तो इनमें अभी तक 33 जिलों के अकॉर्डिंग ही पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन करंट के रिगार्डिंग जो देवमाली वाला जो था वो क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ब्यावर माना था, तो वो क्वेश्चन जो है वो करंट से ही आपका कवर हो जाएगा। ये जो कमेटियां की रिपोर्ट मैंने आपको बताई है इसके अकॉर्डिंग आपका जो है वो चेंज हो जाएगा। फिर आता है राजस्थान भूगोल। देखो सबसे मेजर जो चेंज होगा आपका, अगर हम बात करें आर्थिक समीक्षा के डाटा से संबंधित या फिर बजट से संबंधित, तो सबसे मेजर जो चेंज होने वाला पोर्शन है वो यही है जियोग्राफी के अंदर, राजस्थान जियोग्राफी में। इसमें भी अगर हम बात करें तो एक तो फसल के डाटा जो है, लेटेस्ट जो फसल के डाटा है वो चेंज हो सकते हैं, उद्योग के हो सकते हैं, या फिर खनिज के हो सकते हैं। और खनिज में देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना है वो नीलामी से संबंधित है, क्योंकि अभी जो है वो राजस्थान का जो खनिज विभाग है, जो माइंस डिपार्टमेंट है, उसने नीलामी की है, और उस नीलामी के अंदर सबसे पहले स्थान पे है। तो उसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस स्थान पे रहा, कौन सा स्टेट है, तो राजस्थान हो गया। और साथ ही साथ कितने मिनरल्स हैं, उनके ब्लॉकों की जो नीलामी हुई है, वो सब चीजें हमने करंट में ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, तो यहाँ पे कोई उसका औचित्य बनता नहीं है। फिर ऊर्जा संसाधन से रिगार्डिंग मैं एक पेज शेयर कर दूंगा अभी टेलीग्राम में थोड़ी देर में, तो वहां आप ऊर्जा के लेटेस्ट डाटा देख सकते हो, कितनी अभी राजस्थान के अंदर स्थापित ऊर्जा है। चाहे हम बात करें तीनों सेक्टर के अंदर, सौर की मतलब सोलर की, विंड की मतलब जो वायु ऊर्जा है उसकी, और साथ ही साथ जो अदर रिन्यूएबल एनर्जी है उनकी। ठीक है, मुख्यतः सौर ऊर्जा की है। अब सौर ऊर्जा को आप करंट से कैसे इफेक्ट करोगे, पीएम सूर्य घर योजना
इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हाल फिलहाल में इसमें क्या क्या चेंज हुए, जैसे पहले क्या होता था कि इसमें लोन का प्रावधान नहीं था, अब 2 लाख रुपए तक का लोन जो है वो सरकार प्रोवाइड करवा रही है। इसी प्रकार अगर हम बात करें बजट और आर्थिक समीक्षा के बारे में, तो अब जिन लोगों ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर अपने रूफ टॉप पे सोलर स्टेब्लिश किया है, तो उन लोगों को जो पहले फ्री 100 यूनिट मिल रही थी, एक कनेक्शन पे 100 यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूनिट मिल रही थी इलेक्ट्रिसिटी की, अब उनको सोलर के लिए, केवल सोलर वाले घरों के लिए 150 यूनिट कर दिया है। तो ऐसी चीजें जो है वो आपको समरी में भी हो सकती हैं कि आपको कवर हो जाए। फिर पर्यटन से संबंधित मेरे हिसाब से कोई नहीं आएगा, खनिज वाला मैंने आपको बता ही दिया। तो इस प्रकार से जो माइनर चेंज है वो चीजें मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो इन चीजों के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कहाँ आपको करंट अफेयर करंट जो है वो अपडेट करना है, वो चीजें मैंने आपको सब बता दी, ठीक है। पुराने डाटा भी आपको साथ में ध्यान में रखने पड़ेंगे और नए भी रखने पड़ेंगे। नए इसलिए क्योंकि अभी हाल फिलहाल जितने भी पेपर हुए, 4-5 पेपरों का मैंने आपको नाम बताया, तो उनमें सभी के अंदर लेटेस्ट डाटा भी पूछे गए, ठीक है। और ऊर्जा वाला मेरे अगर ध्यान में आप दिला दोगे तो, या फिर मैं तुरंत ही जो है वो टेलीग्राम पे अभी अपलोड कर दूंगा। अभी तक की जानकारी आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आपको जरूर लिखना है, लाइक करना डिसलाइक करना आपकी इच्छा है, पर करके जरूर जाना है, ठीक है। तो करंट के रिगार्डिंग मेरे हिसाब से आपने सब कुछ जो है वो कवर कर लिया होगा यहाँ पे। अब मंथली जो करंट अफेयर, ये वाला जो पोर्शन बनता है समसामयिकी का, समसामयिकी में आपको मैं एक बात बताऊं, प्रत्येक महीने के अगस्त से लेकर और जनवरी 2025 तक, इन महीनों का करंट अफेयर प्रत्येक महीने के आपको 7 से 8 पेज टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसमें क्या क्या कवर हो जाएगा। जिसमें सबसे पहले आपके जो स्टेट का जीके, स्टेट करंट अफेयर हो गया, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, और साथ ही साथ सुजस की जो मैगजीन आती है वो भी साथ में कवर की जा रही है। और इन सब के अलावा न्यूज़पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हैं, वो सब चीजें वहां पे कवर की हुई मिलेंगी, और एक महीने के 7 से 8 पेज। और आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो स्क्रीनशॉट मैंने साथ में पीडीएफ में अटैच किए कि सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग में मात्र मैंने आपको 10 से 15 पेज दिए थे, वहां से आप कितने क्वेश्चन आपको मिले, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रेड की, तो हूबहू एक एक लाइन से 2-2 क्वेश्चन बने, तो आप देख सकते हो। और आपको डिसाइड करना है ये जो, मतलब जैसे आपकी एग्जाम अगर ईओ की बात करें, तो ईओ की एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो 18 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के आने की संभावना है, जैसा आपकी 2 पीछे से शिफ्ट में एग्जाम हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो ये मान के चलिए कि आपकी जो ये एग्जाम होगी उसमें अगर 20 क्वेश्चन आते हैं, तो आपके 17 से 18 क्वेश्चन आपको इन पीडीएफ से मिलेंगे, ठीक है। इतना मैं दावा करता हूं। बाकी तो देखो एग्जाम करने के बाद में आप खुद ही बता दोगे कि कितने क्या क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं और कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से करंट के रिगार्डिंग आपके कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब योजनाओं का और करंट अफेयर का मैंने बता ही दिया। योजनाओं की पीडीएफ और मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे कि किस प्रकार की पीडीएफ है, किस तरीके से मतलब अरेंज की हुई पीडीएफ है। देखो ये इंदिरा रसोई की योजना है। इंदिरा रसोई में मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं, 15 दिसंबर को अन्नपूर्णा योजना चलाएगी, फिर 20 अगस्त को इंदिरा रसोई, और फिर अभी लेटेस्ट फिलहाल जो वर्तमान सरकार है उसने 6 जनवरी 2024 को इंदिरा रसोई का नाम चेंज करके श्री अन्नपूर्णा योजना कर दिया है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोनों योजनाओं की तुलना हमने की है कि किस योजना के अंदर कितना जो कंटेंट है वो अवेलेबल करवाया जा रहा था। तो इससे अगर स्टेटमेंट फॉर्म में या फिर लैंग्वेज की फॉर्म में भी अगर तुलनात्मक रूप से अगर आप पढ़ लेते हो, तो क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं नाम मात्र भी नहीं बचती हैं। स्क्रीनशॉट मैंने आपको बताया, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पुटअप हो रहे हैं, तो वो चीजें मैंने ऐड ऑन कर दी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे बजट आर्थिक समीक्षा 2024-25 जो अभी मैंने आपको बताया कि 19 फरवरी 2025 को माननीय दिया कुमारी जी के द्वारा लॉन्च किया गया, तो उनमें जो लेटेस्ट डाटा थे वो भी मैंने शेयर कर लिया है। साथ ही साथ अन्नपूर्णा के नाम से एक दुग्ध योजना चलाई जा रही है, वो 2 जुलाई 2018 से स्टार्ट की थी, जिसका वर्तमान में नाम बाल गोपाल दुग्ध योजना कर दिया गया है। वो चीजें भी हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब एक कॉमन टॉपिक जो आपका था वो था टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो ये डाउट था कि सर टेस्ट सीरीज लगाए या नहीं लगाए। जो साथी लगातार लगा रहे हैं वो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। सबसे पहले एक बात बताऊं कि टेस्ट सीरीज देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। टेस्ट सीरीज मेरे अकॉर्डिंग निश्चित रूप से देनी चाहिए। देखो अगर आप में से कोई रनिंग कर रहा है या आपने कभी की है या आपने देखा है, तो आप
ये मान के चलो अगर आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है तो आप डायरेक्ट पहले दिन जाके ग्राउंड में 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पाओगे, ठीक है। उसके लिए आपको नियमित रूप से अभ्यास करने की आवश्यकता होगी। आप पहले दिन हो सकता है 500 मीटर ही दौड़ो, मतलब इसका बहुत ही छोटा भाग दौड़ो, फिर धीरे धीरे वो 500 मीटर जो है वो 700 में कन्वर्ट होगा, फिर 1 किलोमीटर में होगा, और हैंड्स ऑन आप 5 किलोमीटर तक या उससे ज्यादा भी पहुंच सकते हो, परंतु उसके लिए नियमित अभ्यास चाहिए होगा। और कौन कौन सी आप गलतियां करते हो वो गलतियां आपके सामने आनी आवश्यक है। तो अगर आपने अभी तक किसी भी टेस्ट सीरीज को फॉलो नहीं किया, मैं यहाँ पे किसी का प्रचार नहीं करूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा, जो भी आपको लगती है कि वेल एंड गुड है। मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि लास्ट 4-5 साल से मैं टेस्ट सीरीज और कोचिंगों के अंदर ही मेरा एक्सपीरियंस रहा है, चाहे हम बात करें क्वालिटी एजुकेशन के रिगार्डिंग, बूस्टर एकेडमी में वर्तमान में मैं अलाइन हूँ, इसके अलावा 4-5 कोचिंग और भी हैं जिनके साथ में मैं मिलकर काम कर रहा हूँ। तो ये जरूर कह सकता हूँ कोचिंग या फिर जो टेस्ट सीरीज है वो ऐसी सिलेक्ट करना कि जो ऑथराइज्ड हो। सबसे मेन बात है, आप उनके क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट रट रहे हो या फिर आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे हो और वो क्वेश्चन ही गलत है, तो फिर आपकी पूरी मेहनत और समय रुपया सब वेस्टेज जाएगा। तो सबसे पहले बात ये है कि ऑथेंटिक होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ऑथेंटिक सोर्स के साथ साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी होनी चाहिए, जो एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो करती हो, क्योंकि एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग एट द एंड आपको क्वालिफाई तो एग्जाम ही करनी है ना, पास तो एग्जाम ही करनी है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि टेस्ट सीरीज की ऑथेंटिसिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका फीडबैक अच्छा होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ में अब हम बात करते हैं कि आपकी अगर टेस्ट सीरीज के अंदर नंबर कम आ रहे हैं तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको पेपर देने के बाद में जितना समय आप पेपर को अटेम्प्ट करने में लगा रहे हो उतना ही समय आपको एनालिसिस करने में लगाना है। और जब आपके पास में अब वर्तमान में 20 दिन से भी कम समय बचा है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरी टेस्ट सीरीज किसी को फॉलो करो या फिर 2 या 3 जगह से करो। मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप एटलीस्ट अब 5 से 10 पेपर के बीच में मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 पेपर आपको जरूर लगाने हैं। उनसे आपकी कमियां निकल के आएंगी और इंप्रूवमेंट कहाँ करना है वो पॉइंट आपको पता चलेगा। जैसे आपकी ये मान के चलो कि सभ्यता वाला पोर्शन अगर गलत हो रहा है और एक टेस्ट में हो गया, चलो सिली मिस्टेक है, जो सिली मिस्टेक आपकी होंगी वो भी आपके सामने आएंगी। कि मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि जो एक क्वेश्चन की गलत फील करने से एग्जाम से बाहर हो जाते हैं, मतलब 2 गुना में उनका कॉल हो गया परंतु एक क्वेश्चन उन्होंने आते हुए गलत भर दिया, इसके कारण वो आज जो है वो एग्जाम से बाहर बैठे हैं। उनके साथ के जो कैंडिडेट हैं वो 2-2, 3-3 महीने की सैलरी लेके बैठे। तो एक क्वेश्चन से बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। जब हम बात करें ईओआरओ की तो लिमिटेड सीटें हैं, कंपटीशन बड़ा है, अमाउंट ऑफ एस्पिरेंट बड़े हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत सचेत होकर चलना है प्रत्येक एक कदम में। तो आपकी सिली मिस्टेक सबसे मेन बात है कि सामने आएंगी और कम होंगी, ठीक है। फिर बात कौन से टॉपिक के अंदर आप कमजोर रहते हो, वो सब चीजें आपके काम आएंगी। तो सभ्यता में अगर आपका रेगुलर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपको सभ्यता वाला टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। तो आप इतना अब समय बचा है कि 1 या 2 दिन में अच्छे से उसका रिवीजन कर सकते हो, तो वो चीजें आपके मेन एग्जाम में जो है वो रिजल्ट के फॉर्म में आपके सामने आ जाएंगी। तो अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हो तो मेरा ये मानना है कम से कम आपको आपका सिलेबस पूरा होता है या नहीं होता है, आपको 5 से 10 टेस्ट सीरीज अब लगानी चाहिए, ठीक है। सिलेबस आपने देख लिया, आपको 5 महीने के आसपास मिला था जब कैंसिलेशन हुआ उसके बाद में एग्जाम तक, अभी तक नहीं हुआ तो लास्ट तक भी नहीं होगा। और ये मान के चलिए डरने की बात नहीं है, अगर आपकी रैंक कम भी आती है तो भी आपको कंटिन्यूटी बनाए के रखनी है, क्योंकि रैंक और जो मार्क्स हैं वो फाइनल रिजल्ट के, जो आपकी फाइनल एग्जाम होगी उसके मैटर करेंगे, ना कि टेस्ट सीरीज के। परंतु टेस्ट सीरीज का मकसद आपका ये होना चाहिए कि मेरी जो मिस्टेक्स हैं वो सामने आए, मेरा दिन प्रतिदिन, मतलब जब पहला टेस्ट लगा रहे हो अगर आप मान के चलो कि 120 में से आपका जो स्कोर है वो 90 हो रहा है, ठीक है, कुछ 1-2 जो सिली मिस्टेक्स हैं वो आपके सामने आएंगे। जब आप अगली बार जब सेकंड टेस्ट दोगे तो वही जो स्कोर है वो 100+ चला जाएगा। तो इतना इंप्रूवमेंट हो जाता है, निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज से। तो आपको टेस्ट सीरीज जरूर लगानी है, ऑथेंटिक सोर्स और ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन वाली जो टेस्ट सीरीज है वो लगानी है। कोई भी हो सकता है, मैं यहाँ पे आप किसी का नाम नहीं लूंगा, जो आपको बहुत उचित और उत्तम लगे उसको फॉलो करना है। अंतिम समय में अंतिम रणनीति क्या होनी चाहिए, सबसे मेन बात तो ये है कि अपने आप को स्थिर रखिए। स्थिर कैसे रखोगे, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है। आप फिजिकल एक्टिविटी में मैं ये नहीं बता रहा कि आप बाहर जाके घूमो या फिर रनिंग करो, इस समय वो उचित भी नहीं है, परंतु
5 से 10 मिनट इतना तो मैनेज कर ही सकते हैं, इतना तो हम जैसे चाय वगैरह पीने में समय दे देते हैं, तो 5 से 10 मिनट आपको फिजिकल एक्टिविटी अपने ही रूम में करनी है, वार्म अप कर सकते हो छोटा मोटा, और 5 से 10 मिनट शांति बना के रखनी है। जब आप पढ़ने के बाद ब्रेक लेते हो तो वो ब्रेक पूरे तरीके से ब्रेक होना चाहिए, मतलब आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होना चाहिए, या फिर आप मन में रिवीजन कर सकते हो। परंतु ऐसा नहीं है कि आपने जैसे 4 घंटे की पढ़ाई की, 4 घंटे की सीटिंग निकाली और उसके बाद में आप आधे घंटे जो वो मोबाइल चला रहे हो, तो जो मोबाइल चलाओगे वो 30 मिनट का मोबाइल आपको कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए आपके दिमाग को इंगेज करके रखेगा, चाहे आप 30 मिनट बाद में उस मोबाइल को रख दो। जो चीजें आपने देखी है वो चीजें आपके दिमाग में चलती रहेंगी। तो ये ध्यान रखना है, मोबाइल से 20 दिन थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है। आप अपने खुद के कैरियर के लिए, आने वाली पीढ़ियों के कैरियर के लिए आप 20 दिन के लिए इस मोबाइल को छोड़ सकते हो। इतना मैं ये मानता हूं कि इतना बड़ा कोई कारोबार आपका नहीं चल रहा है। साथ ही साथ जब ये एग्जाम में आपको बार बार मेंशन कर रहा हूं 111 सीटों के आसपास में हो रही है, तो आप ये मान के चलिए इसमें मेहनत के अलावा जब आप पूरी तरीके से मेहनत कर लेते हो, उसके बाद में एक फैक्टर और काम करेगा, वो है लक फैक्टर। ठीक है, लक फैक्टर आपका निश्चित रूप से इस पे काम करने वाला है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके जो इष्ट हैं, जिनको आप मतलब सम्मानजनक दृष्टि से देखते हो, आपको उसका ध्यान जरूर करना है, उनको मन में आप लास्ट 20 दिन में जरूर रखना है। ये मान के चलिए मेहनत सभी कर रहे हैं, ठीक है, आरएस प्री के कैंडिडेट भी होंगे और कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑलरेडी लगे हुए हैं। ये बोलने में थोड़ा अटपटा लगता है, और मेरे कॉन्टेक्ट में ऐसे लोग हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं, जिनकी अगर सैलरी की बात करें तो बहुत मतलब डिफरेंस आ जाता है, बहुत ज्यादा ईओआरओ से है, परंतु वो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मेहनत तो सभी लोग कर रहे हैं। आपका जो भी इष्ट है, जो भी आप जिसको भी मानते हैं, उसका ध्यान आप 20 दिन निश्चित रूप से करिए जब भी आपको समय मिले। ठीक है, तो ये चीजें निश्चित रूप से आपके एग्जाम में काम करेंगी, ऐसा मैंने खुद ने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। ठीक है, तो लगभग सभी चीजें जो है वो हमने डिस्कस कर ली है। लास्ट में लोगों से ज्यादा दूरी बना के रखनी है। कौन से लोग जो नकारात्मक प्रवृत्ति के, जो ऐसे कहते हैं कि यार इसमें क्या कर रहा है, इतनी वैकेंसियां तो है ही नहीं। ठीक है, तो अब जब आपने इतना समय दे दिया है तो ऐसे बेतुके सवालों का कोई औचित्य अब नहीं बनता है जब आप अंतिम पड़ाव पे हो इस एग्जाम के। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम आपको वापस से देखने को नहीं मिलेगी। मैं ये मान के चलता हूं आने वाले 5 से 10 साल के अंदर वापस से नहीं आएगी। ठीक है, बाकी तो अगर निकायों की संख्या बढ़ती है हो सकता आ जाए, पर मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस मिलेगा और उस समय कंपटीशन इससे डबल हो जाएगा, ये मान के चलो, क्योंकि सोर्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, प्लेटफॉर्म बढ़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, कमेंट बॉक्स में मिलेगा, साथ ही साथ इस QR कोड को आप डायरेक्ट स्कैन करके भी कर सकते हो। कोई भी आपका डाउट रहता है इस एग्जाम के रिगार्डिंग तो आप जो है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोशिश करूंगा कि आपकी वहाँ रिप्लाई मिल जाए। इसके अलावा अगर कॉमन क्वेश्चन रहते हैं तो हम एक सेशन अलग से रख सकते हैं। योजनाओं से संबंधित जो 5 योजनाएं हैं आपको जल्द अवेलेबल हो जाएंगी। और लास्ट समय पे मैराथन करना है या फिर ऐसी चीज़ों से मैं स्पेशली मानता हूँ कि बच्चे को दूर रहना चाहिए। कारण ये है कि अगर आप पहले इतना नहीं पढ़ पाए तो लास्ट समय में मैराथन वगैरह इतनी काम नहीं करती है। ठीक है, करंट अफेयर की रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट अवेलेबल करवाया जा रहा है। टेलीग्राम ये आपको दिख ही जाएगा, यहाँ पे पिन किए भी मिल जाएंगे मैसेज। EORO की चाहिए हम बात करें पार्ट बी का जो पूरा पोर्शन है वो आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ये कुछ स्क्रीनशॉट है जो करंट अफेयर के डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। कोई भी डाउट रहता है, जो ऐसी चीजें जो आप कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ सकते। तो आज का सेशन मेरे हिसाब से आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जितनी भी आपके क्वेश्चंस थे, कॉमन क्वेश्चंस थे, वो मैंने कवर करने की कोशिश करी है। इसके अलावा कैसा आपका ये फीडबैक रहा, ये जो सूचनाएं, जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही, वो चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, या फिर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नए सेशन के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।